नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार के दो भारी भरकम महकमे संभाल रहे गृह स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा सूबे के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। अरोड़ा की कार्यप्रणाली को लेकर अब गृह मंत्री ने खुद ही सवाल खड़े करते हुए इस संबंध में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया गया है, जिस पर अरोड़ा से सीएम ने जवाब भी मांग लिया है। बताया जा रहा है कि अरोड़ा पूरे मामले में मंत्री की नाराजगी की बात को भांपते हुए मान मनोबल में जुट गए हैं, लेकिन पूरा मामला हाईकमान के सामने पहुंच चुका है, इसलिए जल्दी अरोड़ा के महकमों में फेरबदल होने की चर्चाएं प्रबल हो गई हैं। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने शुक्रवार को हिसार दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले का विरोध किया और एयरपोर्ट चौक पर उनके काफिले को काले झंडे दिखाए गए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। डिप्टी सीएम के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आंदोलनकारी वहां से चले गए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों की बैठक ली और विकास कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खात्मे की ओर है। शुक्रवार को प्रदेश में 209 केस मिले और 36 लोगों की मौत हो गई। वहीं 460 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2940 रह गए हैं और रिकवरी दर की बात करें तो दर बढ़कर 98.42% पर पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसान आंदोलन में जो दिल्ली सीमा पर पेट्रोल डालकर एक व्यक्ति को जलाया गया है वह बहुत गंभीर मामला है और इस मामले को लेकर मृतक के भाई के बयान पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में जांच जारी है। अनिल विज ने कहा कि इस मामले में जो भी व्यक्ति कसूरवार होगा कानून के अनुसार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने कहा है कि इस मामले में जाँच हो रही है और जो भी सच्चाई सामने आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मुख्यमंत्री खट्टर जिसे मेरी राजनीतिक पीड़ा बता रहे हैं वो हर हरियाणवी की मानवीय पीड़ा है। हुड्डा ने कहा है कि उन्हें इस बात की पीड़ा है कि जिस हरियाणा को हमने 9.5 साल की कड़ी मेहनत से देश का नंबर 1 राज्य बनाया था उसे बीजेपी के कुशासन ने देश के फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश सरकार ने बाजरे के बढ़ते रकबे को कम करने व मूंग की खेती कर भूमि की उर्वरा शक्ति के अलावा किसान की माली हालत को सुधारने के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सरकार मूंग की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करेगी। मार्केट भाव ज्यादा होने के कारण किसानों में मूंग की बिजाई को लेकर उत्साह भी बना हुआ है। मूंग का सबसे अधिक उत्पादन दक्षिण हरियाणा के साथ ही राजस्थान क्षेत्र में भी होता है। सरकार बाजरे के बजाय अब मूंग उत्पादन को बढ़ावा देने में जुट गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार किसान बिजाई के समय सही किस्मों का चयन करें तो उत्पादन व भूमि की ताकत दोनों बढ़ते हैं। मौजूदा समय में कृषि विभाग मुस्कान सत्या MS 421, MS 318 व बसंती को स्वीकृति देता है। गर्मी से जूझ रहे राजस्थानियों के लिए अच्छी खबर है। खुशियों का मानसून शुक्रवार को 7 दिन पहले ही राज्य में प्रवेश कर गया है। दक्षिणी राजस्थान के झालावाड़ और उदयपुर के रास्ते इसकी एंट्री हुई है। दोनों ही जिलों में मानसून के आने से हल्की बारिश हुई। पिछले साल मानसून 24 जून को राजस्थान में प्रवेश किया था। मौसम विभाग भी इस साल मानसून 24 जून के आसपास आने की संभावना जता रहा था। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि प्री मानसून का पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार को अच्छा असर देखने को मिला। बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू में बारिश हुई। बाड़मेर में तेज बारिश से पूरे शहर में लबालब पानी भर गया। बीकानेर, चूरू में शाम के समय बूंदाबांदी हुई तो वहीं नागौर के पर्वतसर शहर में बारिश हुई। दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम डेवलपर क्राफ्टन ने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम को फाइनली भारत में रिलीज कर दिया है। इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से बीटा यूजर्स ने डाउनलोड किया था। हालांकि कंपनी ने इसे बीटा वर्जन से अब हटा लिया है, यानी कुछ ही यूजर्स इस गेम को डाउनलोड कर पाए। अब डाउनलोड करने पर यूजर्स को इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज मिल रहा है। क्राफ्टन का कहना है कि जल्दी इसे सभी यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। कंपनी ने अपने फेसबुक पेज पर इसका टीजर भी जारी किया है। पहले ऐसी खबरें थी कि गेम 18 जून को रिलीज किया जा सकता है। बता दें कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को OnePlus 7 Pro में इंस्टॉल किया गया था। तब गेम ने 6.06 GB का स्टोरेज कैप्चर किया। यह गेम का 1.4.0 वर्जन है। जिनके फोन का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा हाई नहीं है वे भी इस गेम का मजा ले पाएंगे।
ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। यहाँ गुरुवार को 11,007 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह पिछले 4 महीने में एक दिन में आने वाले केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 फरवरी को 11,994 केस मिले थे। ब्रिटेन में कोरोना के मामले तब बढ़े हैं जब देश को अनलॉक हुए पूरा 1 महीना बीत चुका है। यहाँ 17 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। एक माह में जितने केस मिले हैं उनमें से 90% डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आकर संक्रमित हुए हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट पर हुए अध्ययन ने चिंता बढ़ा दी है। इसके मुताबिक इस वेरिएंट के कारण ब्रिटेन में सिर्फ 11 दिन में ही संक्रमितों की संख्या दोगुनी पहुंच गई है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 4 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 60 साल के धर्मगुरु और चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल अगस्त में शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रईसी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और पश्चिमी देशों से ईरान का टकराव बढ़ेगा, क्योंकि रईसी एटमी प्रोग्राम जारी रखने के हिमायती हैं। दूसरी तरफ रईसी जीते तो ईरान चीन में करीबी बढ़ेगी। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ईरान में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा जा रहा है। इसकी एक वजह कोविड-19 भी है। हाल ही में ईरान ने अपनी कोव ईरान वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ईरान के संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। हसन रूहानी 2 बार में अपना 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लिहाजा वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के लिए मुसीबत बढ़ाने वाली खबर है। देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों का एक ग्रुप कर्ज वसूली के लिए उसके 3 कंपनियों के शेयरों की बिक्री करेगा। इससे करीब 6,200 करोड़ रुपए की रिकवरी की उम्मीद है। यह कर्ज विजय माल्या ने अपनी एयरलाइन कंपनी किंगफिशर के लिए लिया था। 23 जून को होने वाली इस नीलामी में एसबीआई की ओर से यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड और मैकडोनाल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयर बेचे जाएंगे। अगर शेयर की बिक्री कामयाब रही तो यह बैंकों की किंगफिशर मामले में पहली बड़ी रिकवरी होगी। विजय माल्या ने 2 मार्च 2016 को बाहर छोड़ा था। विजय माल्या ने 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए और उनके ब्याज अब तक नहीं भरा है। इसमें एसबीआई सहित पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जारी करने के बाद अब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने की भी तारीख का ऐलान कर दिया है। बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सेकेंडरी यानी 10वीं का रिजल्ट 20 जुलाई 2021 तक जारी कर दिया जाएगा। वहीं सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित किया जाएगा। सीबीएसई के तय किए गए असेसमेंट फार्मूले के आधार पर जारी किए गए रिजल्ट से अगर विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होते हैं तो मार्क्स सुधारने का एक और मौका दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हालात सामान्य होने पर परीक्षा करवाई जाएगी।